शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वर्गीकरण। कंप्यूटर क्या होता है पढ़ लिया है ना। अब ये कितने टाइप्स का होता है, उसके वर्गीकरण, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो वो चीज पढ़ते हैं। अब इसको ना वैसे तो 3 टाइप से इनको विभाजित किया जाता है। एक तो किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग, कि अगर उसका हम साइज लें तो उसके अकॉर्डिंग भी, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें, इस तरीके से। एक होता है यूजेस के हिसाब से, या इसे बोल देते हैं पर्पस, यूजेस या पर्पस जो होता है, यानी कि इनका यूज कहां कहां होता है उस हिसाब से। कि एक कंप्यूटर तो ऐसे हैं जो हर जगह यूज कर लो, लेकिन एक कंप्यूटर स्पेसिफिक किसी काम को करवाने के लिए किए जाते हैं। मान लो जो हमारे कंप्यूटर हैं, अब ऐसे कंप्यूटर आपने हॉस्पिटल के काउंटर पे जो पर्ची काटते उसके पास भी है, टिकट काटने वाले के पास भी है, और स्टूडियो के अंदर भी ऐसा कंप्यूटर है, स्कूल के अंदर भी है, हर जगह ऐसा कंप्यूटर लगभग पड़े हुए हैं। तो ऐसे कंप्यूटर तो हो गए हमारे पर्पस, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस यानी कि सामान्य उद्देश्य। क्या हो गया? सामान्य उद्देश्य। अपने कहते हैं ना उद्देश्य क्या है इसका, कंप्यूटर का काम करने का। तो एक तो हो गए सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, एक होते हैं स्पेशल पर्पस वाले। स्पेशल पर्पस यानी किसी का विशिष्ट उद्देश्य है, ऐसे कंप्यूटर जिनका स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर हैं। अब लेबोरेटरी के अंदर अगर किसी ने देखा हो, टीवी में देखा हो, कहीं देखा हो, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, एक्चुअल में वो भी एक कंप्यूटर ही होता है। स्क्रीन भी होती है, उसके कीबोर्ड्स पे अलग से लगा होता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड करने के लिए लगाया गया, वहां पे उसी के लिए बनाया गया है। उसका स्पेसिफिक पर्पस ही वो हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते उससे आप गाने बजा के सुन लोगे और नाचने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो डीजे वाले होते हैं उनके पास स्पेसिफिक आउटपुट डिवाइस उसके साथ वो अटैच करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह, वूफर वगैरह, तो वो भी स्पेशल पर्पस के लिए बन जाते हैं। ऐसे ही लैब्स होती हैं जो प्रिंटिंग के लिए आती हैं, जैसे आपने एल्बम्स प्रिंट होते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स प्रिंट होते हैं, तो उनके लिए भी अलग से मशीन लगाई जाती हैं। जैसे हमारा नॉर्मल जो प्रिंटर है, ये तो जनरल पर्पस प्रिंटर है, कोई भी इससे प्रिंट ले सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मशीनें होती हैं प्रिंटिंग के लिए, स्पेसिफिक दिन में दिन वो प्रिंट ही करते रहें, बस चलती रहें, प्रिंट करते रहें, छापती रहें, तो वो स्पेशल पर्पस हो गया उनका, ठीक है। तो ऐसे पीसीज, ऐसे जो होते, ऐसे कंपनीज जो मूवीज वगैरह बनाती हैं, तो उनमें तो बहुत बड़ी डेटा में उनको VFX, कार्टून एनिमेशंस वगैरह बनाना, तो कितने सारे वो डेटा, उनको रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेसिंग क्षमता कितनी बड़ी चाहिए उन चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो वो होते हैं स्पेशल पर्पस, जब उसमें किसी खास काम के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे कोई बंदा कंप्यूटर गेम खेलने के लिए ले रहा है, बस उसने क्या है, गेमिंग ही करनी है, बड़े बड़े गेम्स ही खेलने हैं, तो फिर उनके लिए ग्राफिक कार्ड वगैरह और एक्स्ट्रा पार्ट्स उसके साथ अटैच करने पड़ते हैं कंप्यूटर के साथ। तो जब वो चीज़ें हम अटैच कर देते हैं तो फिर हमारा पर्पस बन जाता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर स्पेशल पर्पस वाले कहलाएंगे, और जनरल पर्पस नॉर्मल जो हर जगह काम में आते हैं वो नॉर्मल पर्पस के कहते हैं, ठीक है। इतना ये यही था। और एक किस पे होता है, सिद्धांत के आधार पे है क्या? प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। कंप्यूटर जो होते हैं उसको काम करने का तरीका उसके ऊपर, ठीक है। उस तरीके से ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हो गए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यहां पे ये 3 अलग होते हैं, बस इनको ना इन वालों के साथ मिक्स मत करना, ये 3 अलग से पढ़ो, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, यानी कि वो जो कंप्यूटर काम करते हैं ना, उसमें अगर हमने डेटा को इनपुट किया तो इनपुट करने का तरीका भी क्या था, एनालॉग था, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा भी इसमें डिजिटल एनालॉग का मतलब क्या है। और उसने जो आउटपुट दिया वो भी कैसा दिया, एनालॉग ही दिया। एनालॉग का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं के आधार पर, भौतिक चीजें क्या होती हैं, प्रेशर, यानी एक तो हो गया टेम्परेचर, ताप हो गया, एक हो गया प्रेशर, दाब हो गया, है ना, ताप, दाब, इन सब चीजों के से अगर आप हवा या इन चीजों से वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर आपका इनपुट के लिए।
एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपने एक वो देखा होगा पहले तराजू जो होता था ऐसे वाला, कि एक तरफ तो बाट रखे, एक तरफ फल सब्जी रखी, और जब वो सुइयां बीच में ऐसे बराबर आ गया तो मतलब उसका वजन प्रॉपर हो गया। क्या उसमें कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके की बात हुई? उसमें कोई बिजली प्रवाहित की और नंबर्स वगैरह शो हो, ऐसा नहीं है। उसमें तो क्या है, हमने वजन दिया और उसने वजन को बराबर किया, ठीक है, तो हमें उसने पूरा तोल दिया कि भाई इतने किलो हो गया ये, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, रिजल्ट तो उसका यूज़ तो हमने जो किया वो हमारे काम आ गया। ऐसी मशीनें होती हैं एनालॉग मशीनें। कैसी होती हैं? एनालॉग मशीनें। आपने सुइयों वाली चाबी भरी, हमने पहले घड़ी आती थी चाबी भरने वाली, क्लॉक जो होती थी उन पे चाबी भरते थे, हाथ वाली भी ऐसी होती थी, पहले चाबी भरते थे और सुइयां चलती थी, ठीक है, और चाबी खत्म होती फिर से चाबी भरो और फिर से सुइयां चलती थी, तो वो होगी एनालॉग वॉच। कैसी वॉच होती थी? एनालॉग होती थी, कि उसमें कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या करंट या हमने डिजिट की बात नहीं की। लेकिन आजकल जो घड़ी है वो डिजिटल घड़ी नहीं बोलते हमने, आजकल डिजिट दिखाती है, नंबर शो करती है ना, तो वो डिजिटल हो गई। आजकल जो हमारे पास इस ऐसी मशीनें हैं, जैसे एक और लो आप, बाइक का स्पीडोमीटर लो। पहले क्या होता था, जैसे ही बाइक चलती थी और वो सुई रेस, जितना रेस जा रहा है वो सुई घूमती थी, और कितने किलोमीटर जा रहा है उसके अंदर भी गोल गोल क्या होते हैं, नंबर घूमते थे कि इतने किलोमीटर चले गए आप, इतने किलोमीटर चले गए। तो वो किस प्रकार का थे? वो एनालॉग थे। वो कैसे थे? एनालॉग थे। तो ऐसे पहले कंप्यूटर जो यूज़ होते थे इन चीज़ों के लिए, वो क्या थे? एनालॉग थे। अब फिर आ गए हमारे पास डिजिटल। लेकिन डिजिटल का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे ये कंप्यूटर हैं या हमारे मोबाइल हैं, वो क्या डिजिटल हैं, उनके अंदर इनपुट भी हम डिजिट से करते हैं, कीबोर्ड वगैरह से, माउस से इनपुट किया, और आउटपुट भी हमें डिजिटल ही मिलता है, चाहे वो प्रिंट से लें चाहे हम स्क्रीन पे लें। तो आज के जो कंप्यूटर हैं वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पे हमें हाइब्रिड यूज करना होता है। आपने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा पहले, आपने ये तो सुना तो है ना, हाइब्रिड बीज ऐसा आते हैं, ये इसका बीज जो है वो हाइब्रिड है। उसका मतलब क्या रहता है? मतलब ये रहता है, हाइब्रिड का मतलब होता है संकृत, यानी कि संकरण किया गया हो, दो चीजों का, 2-3 टेक्नोलॉजियों का मेल आपस में, यानी कि उनकी, जैसे एग्जांपल लेता हूं, आपने ऐसे सीड की बात की, तो मैं कॉटन के सीड का एग्जांपल लेता हूं कि पहले एक किस्म तो कि उसकी ऐसी है, कपास की ले लेते हैं चलो अपने, है ना, एक किस्म ऐसी है कि उसका क्या हाइट नहीं होती, वो पौधा इतना ऊंचा ही रहता है, लेकिन उस पर फल बहुत लगता है, ठीक है, बहुत सारा वो फल से भरा रहता है, लेकिन उसकी हाइट नहीं होती, उसको वैसे ही बहुत मुश्किल है, पीठ दर्द करने लग जाए जब उसको चुगेंगे तो। एक ऐसी क्वालिटी है कि उसकी हाइट तो बहुत हो जाती है लेकिन फल बहुत कम लगता है। इन दोनों की क्या है, एक खूबी ले ली, उसको कंपनी वालों ने क्या किया कि इसकी जो, जिससे वो हाइट बढ़ती थी वो पार्टिकल उठाया, जिससे इस पे फलों से लग जाता था, वो दोनों को फाइलेट का संकरण करके एक हाइब्रिड बीज बना दिया कि ये बीज लगाओ, इससे क्या होगा, जो पौधा आएगा वो हाइट भी करेगा और इसकी क्वालिटीज, फल भी बहुत लगेंगे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। अब यहां पे भी इन दोनों सिद्धांत को जब मिला दिया, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी, यानी कि इनपुट जो हुआ वो कैसा हो गया, एनालॉग। इनपुट तो एनालॉग किया क्योंकि कई जगह ऐसा चाहिए। अब जैसे हमने तराजू की बात की, तो तराजू के अंदर इनपुट हम क्या देते थे, वजन इनपुट देते थे, तो इनपुट तो अब भी वजन ही देंगे ना, तराजू का काम ही तोलना है, तो वजन देंगे तभी तो बताएगा वो कितना है, ठीक है। लेकिन एक आउटपुट वो बदल गया, आउटपुट पहले वो सुई से देता था, हम जिसके ऊपर अपना वजन भी देखें, हम देखा हॉस्पिटल्स के अंदर वो सुई से चलती रही, कितने किलो हो गया ना, लेकिन आजकल वो चीज़ बदल गया, आजकल वो डिजिट देता है बस, है ना। चाहे अपने सब्जी वगैरह कोई भी लेना जाए तो वहाँ पे भी वो रहता है, आजकल वो आउटपुट हमें डिजिटल देता है, लेकिन इनपुट कई जगह पे वैसे ही एनालॉग ही होता है। स्पीडोमीटर की बात करें, जैसे हमने बाइक की या गाड़ी की बात की, तो पहले भी वो पहिया घूमने पे ही वो इनपुट लेता था, अब भी पहिया घूमने पे इनपुट लेता है, नहीं इनपुट तो वो एनालॉग ही ले रहा है, लेकिन आउटपुट डिजिटल हो गया। आजकल मीटर डिजिटल आने लग गए, वो डिजिट्स नंबर्स में शो करता है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, कितने किलोमीटर आप जा चुके हो, तो वहाँ पे डिजिट्स रहते हैं, है ना, समझे बात को। ऐसी टेक्नोलॉजीज, ये कंप्यूटर इस पर्पज पे, सिद्धांत काम करने के तरीके के तत्पर पे, वो 3 तरह के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये इतना ही था। इसमें से हमें क्या करना है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, इनका ज़्यादा काम नहीं पूछेगा वो, इनमें से अलग पूछ लेगा वो। जैसे 3 ये दे दिए, चौथा ऑप्शन यहाँ से दे दिया आपको, तो आपको पता है कि ये तो 3 हमने एक साथ पढ़े हैं, वो चौथे वाला तो इधर से उठाया गया, ये आंसर है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इधर क्या आता है, साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी,
तो ये 3-4 चीजें हैं, इनके आधार पर कंप्यूटर कितने तरह का होता है? 4 प्रकार का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कंप्यूटर क्वेश्चन आता ही है। एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे मिनी पहले आ गया ना, मैंने बोला था आपको मिनी जो होता है वो पहले होता है, उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 4 तरह के होते हैं। आपको ऑप्शंस के अंदर इन दोनों का मिक्सअप मिल जाए तो ध्यान रखना कि ये एक अलग तरह के हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बने हुए हैं, पहले जितने भी बने हैं ऐसे ही बने हुए, इन दोनों में आपस में मिलकर ऑप्शंस दिए होते हैं, क्वेश्चन और होता है ऊपर। ठीक है, तो ये 4 तरह के हो गए, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। इनको ऐसे ही पढ़ना है, इसी ऑर्डर में। आपको लिखते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, बीच में ऐसे नहीं कि ये मिनी यहाँ पे लिख दिया, मेन फ्रेम यहाँ लिख दिया, माइक्रो नहीं, तो आप कई सारे क्वेश्चंस को गलत कर जाओगे। इससे याद करना आसान है। अगर मैं पूछूं साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। नाम ही क्या हो गया? सुपर, सुपर सबसे ऊपर, है ना। तो ये होता है। तो कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, चाहे तो पूछे साइज में सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? सुपर कंप्यूटर। पूछे परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा तो क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर। कैपेसिटी में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो वो आएगा। अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाए, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, सबसे परफॉर्मेंस में छोटा भी माइक्रो, सबसे साइज में छोटा भी माइक्रो, कैपेसिटी में छोटा भी माइक्रो। तो ये 2 क्वेश्चंस तो यहीं पे कवर हो गए। अब यहाँ पे आपको सत्य का ज्ञान करवाता हूँ। सत्य का ज्ञान ये है कि हमने जितने भी कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, या जितने भी लगभग आपने देखे हैं या जिन पे सब काम हो रहा है, वो सारे के सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर हैं। हमने इनके बारे में क्या बोला कि सब तो छोटे, परफॉर्मेंस में भी सबसे कम, यानी कि हम माइक्रो कंप्यूटर तक ही हमारी अभी तक पहुंच हो पाई है ना। अब यही तरीका यहाँ पे कॉस्ट में भी रहता है, कीमत में भी यही सिस्टम कीमत में रहता है। तो फिर सबसे सस्ते कौन से होंगे? तुसी कहूँगा सर जी तुसी 10-10 रख रखे सब सस्ते ही होंगे, वो तक ही होगा ना भी। तो कॉस्ट में सबसे कम भी यही रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है कीमती वो भी क्या होता है? सुपर कंप्यूटर है। अब इनका यूज भी वैसे ही आएगा भी, जो जितने सस्ते होंगे वो हर जगह यूज होंगे। ऑब्वियस ही बात है, हर शॉपकीपर भी उसको रखेगा, हर घर के अंदर भी वो होंगे, हर जेब के अंदर भी वो होंगे, है ना। जेब का मीनिंग मैं क्या कह रहा हूँ? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आ गए हमारे? पीसी भी आ गए। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि मेरा अपना कंप्यूटर है, बस मैं अपने काम के लिए मैंने लिया है, तो वो पर्सनल कंप्यूटर है, ये कोई उसमें। और फिर लैपटॉप आ गए, ठीक है। फिर स्मार्टफोन वगैरह हमारे जो हैं, इसे स्मार्टफोन बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल जो हमारा होता है, मोबाइल्स। इसकी एक और कैटेगरी भी थी, पहले थी, अब तो वो चले गए। पीडीए होते थे एक, क्या होते थे? पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पहले ना ऐसे इस टाइप के ऐसे खुलते थे, कीबोर्ड वगैरह लगा होता था, स्क्रीन थी, छोटे कंप्यूटर ही मान के चलो, पीडीए जिसे बोलते थे। डिजिटल डायरी भी होती थी, डायरी वगैरह नोट करने के लिए ना, किसी का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, तो उसके लिए भी डिजिटल डायरी होती थी जिसको नोट करता था। देखो एक ना मोबाइल ने आकर ना पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। घर से घड़ी देखने के लिए हम अलग से, टाइम के लिए हम अलग से घड़ी पहनते थे, है ना। कैलकुलेशन करने के लिए अलग से कैलकुलेटर भी रखते थे, और भी कैसे लिखने के लिए डायरी जेब में रखते थे, कोई चीज़ नोट करनी पड़ जाए किसी, है ना, कोई याद रखने के लिए कुछ चीज़ें, वो भी हम लिख के याद रखते थे कि बाजार जाना है तो ये चीज़ें नोट करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारी टेबल से जो है वो गायब हो चुकी हैं हमारे घर से, सिर्फ एक मोबाइल के आने से। कैमरा अलग से रखता था कोई बंदा ऐसे लटका के, मेरे पास तो कैमरा है और फोटो खींचने के लिए स्पेशल, आधा काम तो वहीं से कम हो गया है ना। तो और भी और डेक रखते थे गाने सुनने के लिए अलग से, ऑडियो कैसेट वगैरह, टेप रिकॉर्डर वगैरह है हमारे पास, वो भी ख़त्म हो गई, सब फ़ोन में आ गया। और इंटरनेट के लिए तो साइबर कैफ़े जाना पड़ता था, साइबर कैफ़े खुले हुए थे, आप 10-20 रुपये घंटा दे के वहाँ पे उनके पास कंप्यूटर में बैठते थे, वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करके आते थे। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, सब फ़ोन ने सारा कुछ अपने में समा लिया। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स, इसीलिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पहले आते थे, आजकल तो फिर ये मोबाइल हैं तो सारा काम यही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अब सुपर में।
अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर हैं तो एक और चीज इसको साथ लिंक करो। अब इसको जोड़ो कि 4th जनरेशन में जो प्रोसेसर बने थे वो कैसे थे, माइक्रो प्रोसेसर थे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इनकी शुरुआत भी फिर कहां से हुई, 4th जनरेशन से। जब माइक्रो प्रोसेसर बन गया तब से ये पीसीज पर आने लगे, तब से ऐसे पीसी बनने लगे। फिर एक और बात, तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर फिर किस कंपनी के आए थे, इंटेल कंपनी के आए थे, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे, है ना। तो यानी कि उसके बाद ही ये घरेलू कंप्यूटर आने के, हर जगह कंप्यूटर आने की क्रांतिकारी शुरुआत हुई थी 4th जनरेशन के बाद ही। उससे पहले ही चीज़ें नहीं थी, उससे पहले बंदा ऐसा अफोर्ड भी नहीं कर पाता था और उनकी यूजेबिलिटी भी नहीं थी। इवन मैं अभी बात करूं तो आज से 15-20 साल पहले की अगर कंप्यूटर की बात करें तो आज जितना यूज होता है कंप्यूटर या मोबाइल का, तब ऐसा यूज भी वो नहीं कर पाते थे। हम उसके अंदर हर काम नहीं कर पाते थे, वीडियोस नहीं देख पाते थे। पहले शुरुआत में जो कंप्यूटर आए थे सिर्फ वो डेटा लिखने के, टाइप करने के काम में आते थे, प्रोग्राम्स वगैरह करने के काम में आते थे। हर काम वो कंप्यूटर नहीं करता था जो आज का करता है। तो फिर आते हैं यहाँ पे वापस अब सुपर कंप्यूटर। यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला कंप्यूटर है CDC 6600। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 किसने बनाया था, साइमर क्रे ने। जो अगर बंदे का नाम पूछा जाए तो साइमर क्रे ने बनाया था, ठीक है। और ये खैर अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 1964 के आसपास, ठीक है, ये बना था पहला सुपर कंप्यूटर। एक तो ये याद रखना हमें वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद साइमर क्रे ने पहले मिलके गवर्नमेंट के साथ, कंपनी साथ मिलके ये बनाया था। उसके बाद साइमर क्रे ने अपनी अलग से कंपनी खोल ली थी, तो फिर उसने अपने नाम से क्रे 1 क्रे 2 इस तरीके से निकाले थे, क्रे 1 क्रे 2, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर हो गया, बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी क्योंकि कैलकुलेशन ये कहाँ पे यूज होता था, उपलब्धि की बात करें तो कहाँ पे यूज हो रहा है, हाँ हो सकता है ऐसे मान के चलो। देखो हमने ये पढ़ा कि ये कोस्ट वाला फैक्टर को याद रखना है। तो चीज़ों को जब याद करोगे ना आप, तो कई सारी चीज़ों को मिला के लिंक करके पढ़ा करो। अब कोस्ट में हमने देखा था कि अगर ये सबसे सस्ते तो सबसे महंगे ही होंगे। अब ये सस्ते सस्ते वाला सबके पास है, लगभग आ गया, लेकिन क्या सबसे महंगे वाला कहाँ पे होगा, इसको कौन इतना अफोर्ड कर पाएगा कि मैं इसको खरीदूं। कोई बहुत बड़ी ही ऐसी चीज होगी, और बहुत बड़ी सरकार से बड़ा कुछ है क्या, सरकार से बड़ा क्या, सरकार के पास तो सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन, पैसा सब कुछ ही है सरकार के पास। तो गवर्नमेंट में भी, और सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे लगा रही है, एक तो रिसर्च पे लगा रही है, किस पे लगा रही है, शोध पे, रिसर्च पे। दूसरा स्पेस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा ना, वो जो रॉकेट्स वगैरह हैं वो कितने महंगे होते होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये टिकट लगे आप भी रॉकेट चढ़ जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो रॉकेट में स्पेस प्रोग्राम हो गए। स्पेस प्रोग्राम अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नासा है ना अमेरिका का, और हमारी कौन सा है, इसरो, हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। और नासा का, हाँ जी। तो इन सब चीज़ों के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर स्पेस प्रोग्राम हो गए, ठीक है, और रिसर्च के लिए। और दूसरा ये और कहाँ पे होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हाँ मौसम विभाग के लिए या जानकारी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब ये मौसम के लिए एक मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यहाँ पे इनको सुपर कंप्यूटर की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा इससे कुछ साल पहले ना, जो हमारे इंडिया के अंदर भी विषयवाणी करते थे ना, वो करते कुछ और थे, होता कुछ और था, पहले ही होता था। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप के दिन 2-4 दिन पहले ही पता लग जाता है कि भाई कब मौसम बदलने वाला है, कब नहीं। सूचनाएं पहले से हमें लगभग सटीक आ रही हैं। अब आजकल अगर हम बात करें, मौसम वैज्ञानिक डिपार्टमेंट जो होता है, ये खास करके इनके साथ भी तो लिंक है, स्पेस प्रोग्राम के साथ भी तो लिंक है। वो सारी कैलकुलेशंस पहले से करके रखते हैं, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर है, तो इसमें तो हम कैलकुलेशन या गलती की चांसेस तो मान नहीं सकते ना, वो तो सबसे ऊपर है। तो मतलब इतना एक्यूरेट उनका रिजल्ट होता है, इतना एक्यूरेट हमें रिजल्ट चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ताकि हमारा ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें अपना पूरा मिली सेकेंड तक इनका प्रोग्राम होता है कि अगर कोई रॉकेट हम लॉन्च करेंगे, आपने देखा होगा खबरों के अंदर वो कैसे, जब अपने चंद्रयान पे
अपने प्रोजेक्ट शुरू किया था ना, चंद्रमा पे हम लैंड करने वाले थे। तो चंद्रमा की था क्या, मंगलयान था? मंगलयान था, मंगलयान। तो आपने एक एक रिपोर्ट्स देख कैसे अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब ऐसी उनको बिल्कुल हर पल पल की खबर कैसे मिल जा रही थी, और वो पल पल की खबर भी उन्होंने पहले से ड्रॉ कर रखा था पैटर्न की, भाई वो यहाँ से जाएगा तो यहीं से जाएगा, ऐसे नहीं कि इधर उधर हो जाएगा हवा में, ऐसा नहीं। मतलब इतनी कैलकुलेशंस वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको हर जगह उनको प्रेशर के बारे में पता है, कहाँ से कितना दबाव आएगा, कहाँ से कितनी हवा चलेगी, कहाँ से क्या होगा, वो सारी चीज़ें उनको पहले से ही कैलकुलेट होती हैं। खैर वो एटमॉस्फेयर से बाहर लिखने के बाद तो कहाँ हवा चलती है वो तो हमारा इसी मंडल के अंदर है। अगर हमारे इसी मंडल से बाहर ही चले गए, साइंस में आपने पढ़ाई होगा, तो बाहर तो फिर ऐसा कुछ है ही नहीं, हवा हुआ कुछ ही नहीं है, ना तो दाब है ना कुछ भी है, ग्रेविटी है कुछ नहीं है। खैर हमारी बात है सुपर कंप्यूटर उन सब जगह पे यूज होता है जहां पे अरबों रुपए की बात होती है, ठीक है, उन पे काम होता है रिसर्च के लिए, स्पेस प्रोग्राम नासा के लिए। अब इंडिया वाले कहते हैं कि यार आपने बना लिया, ऐसे करो यार, हम भी पैसा पूसा चंदा इकट्ठा करते हैं, तो हमारे लिए भी दो आप एक सुपर कंप्यूटर, हमें भी तो चाहिए। अब अमेरिका वाले ने सोचा भी यार इंडिया वाले अगर इनके हाथ सुपर कंप्यूटर लग गया तो पता नहीं ये क्या कर दें, वो मुकर गए इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने में, ठीक है। वो कहते हैं कि यार हम नहीं देंगे भाई आपसे, ऐसा नहीं है। फिर अपने वाले ये पता है अगर कोई ऐसी बात हो जाए ना, तो फिर अपने वाले जी जान लगा लेते हैं कि खैर तेरी तहनो, मैं ले आके दिखाऊंगा, है ना। ऐसे नहीं होता कि अपने मन में बस ये आए थे खुंदक आए थे फिर तो खड़ जाओ। तो इन्होंने फिर क्या किया, इंडिया वालों ने हमारे ने एक संस्था बनाई सीडैक। उन्हीं पैसों से, जो पैसे सुपर कंप्यूटर के लिए रखे थे, वही पैसे इन्वेस्ट करके एक संस्था तैयार की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, एक ऐसी संस्था बनाई, ठीक है, जिनके अंदर अच्छे, क्योंकि टैलेंट की तो हमारे पास कमी वैसे नहीं है, हमारे भी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग कंपनीज में नाम कर रहे हैं। आपने आजकल तो बहुत सारी कंपनीज के सीईओ तक ये अपने इंडियन मूल के बैठे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंट के मामले में तो इंडिया में इतना है। आपको ये चीज़ें कि पता ही नहीं रहता, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंडिया में आउटसोर्स होते हैं अलग अलग कंट्री से। जैसे हॉलीवुड मूवीज़ भी जो बनती हैं तो उनकी भी पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए वो इंडिया भेजते हैं काम करने के लिए, कंप्यूटराइज पे जो VFX वगैरह बनते हैं, ऐसे बहुत सारी इंडियाज़ की कंपनी हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम करवाने के लिए जिसको फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं, हमारे इंडिया के ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बाहरी अदर कंट्रीज़ का काम कर करके यहाँ बैठे से कर करके दे रहे हैं। हमारे कंट्रीज़ में तो बहुत सारी, आपको पता ही है, अद्धा तो पंजाब के सारा पंजाबी कनाडा ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ऐसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत से बड़े बड़े जो हैं, बाहर वाली कंट्री क्या करती हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनके स्पेशल प्रोग्राम, अगर इस फील्ड का बंदा है, उसने ये पढ़ाई कर रखी है, उसमें ये प्रोफेशन में ये इसमें वो माहिर है, तो वो हमारी कंट्री में आए, हम उनको ये पैकेज देंगे, हम उनको रहने के लिए फैसिलिटीज़ देंगे ताकि वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करे। तो ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे यहाँ से टैलेंट को निकाल के ले गई हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट तो कोई समझती नहीं कि इनको कुछ इनसे काम करवाएं कि नहीं करवाएं। तो बाहर वाली अपने को उठा के ले जाती है कि यार ये बंदे ईमानदार भी चंगे होंगे, मेहनत भी रज के करते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते उधर वाले इतनी जितने हम अपने लोग करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा काम, बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जो पता भी नहीं होगा अपने को कि ऐसी कंपनी बनी हुई है, वो काम बाहरों का ही करती हैं। बस उनके पास सारा काम क्या रहता है, अलग अलग कंट्री से वर्क आता है, वो करके उनको आउटसोर्स करके, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। किसी से काम करवाना तो होता है आउटसोर्सिंग करना किसी काम की, है ना। अगर मान लो आपका मैंने टेस्ट पेपर बनाने हैं, तो मैं कहूँ कि यार मेरे से तो टाइप टूइप नहीं कर पाएगा, मैं किसी तीसरे बंदे को कह दूँ कि ऐसे कर भी, आप तो कल को ऐसे करना ना, मेरे लिए टेस्ट टाइप कर लाना, तो मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया उस काम को, वो होती हैं। तो अब वही फिर क्या हुआ, यहाँ पे बात कर रहा था, उसी टैलेंट को फिर हमारे उन वैज्ञानिकों ने मिलकर फिर ये संस्था बनाई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इन्होंने पहला अपना सुपर कंप्यूटर भारत का बनाया, परम, ठीक है। कौन सा बनाया, परम बनाया था। किसने बनाया था, सीडैक ने बनाया था। तो परम ये था हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये दो चार चीज़ें हमने देखनी है, किसमें देखनी है हमने, सुपर कंप्यूटर में। और ये याद रखना, ये याद रखना, और एक इनका यूज़ कहाँ है ये याद रखना है इसके अंदर। अब और थोड़ा सा छोटा आ जाओ नीचे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन फर्क क्या है,
सुपर कंप्यूटर क्या है, किसी काम को ना वो सारी क्षमता आपकी उसी काम को करने में लगा देता है सुपर कंप्यूटर, कि भाई पूरा जोर लगा दो कि ये काम आपका बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें करो। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा सा उलट है, इसके पास भी उतनी कैपेसिटी है, इसके पास प्रोसेसिंग पावर भी है, इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि 1000 काम वो एक साथ कर सकता है। ये कंप्यूटर ऐसा कहता है मेन फ्रेम, वो कहता है कि मेरे को काम बहुत सारे दो, मैं एक ही टाइम के अंदर करता रहूँगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जैसे बैंकिंग है, उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। आपने कभी सोचा, ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, शायद अब आपके माइंड में ऐसा आए कि आपने देखा होगा बैंकिंग सारी ऑनलाइन होती है, आपको पता ही, सारे कंप्यूटर लेके बैठे हैं, कभी बैंक गए हो तो कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं वो, है ना, और वो तुरंत बताते हैं आप खाते में कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं और कहाँ से कट गए, किसी को भेजने हैं तो भी, दूसरे अगर कहीं भी रह रहा है, वो किसी भी हिस्से में रह रहा है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने, आप अपने बैंक में गए जी इसको ट्रांसफर कर दो, उन्होंने कर दिए, उन्होंने बोल दिया जी हो गए, आपने पूछ लिया पैसे पहुंच गए, मतलब इतना सिस्टम फास्ट हुआ। ठीक है, और दूसरा, अगर आप अपने बैंक खाते की जानकारी किसी इस बैंक से ले रहे हो तो भी आपको वो वहीं तुरंत खोल के बता देता है, किसी मतलब शहर के अंदर भी किसी ब्रांच से लेनी हो वहां पे भी आपको वही जानकारी देगा वो, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये तो सुना है आपने कि इनके पीसीज क्या है, आपस में क्या है, वो सारे ही जितने भी ब्रांचेज हैं वो सारे आपस में लिंक्ड हैं, आपने कनेक्टेड है आपस में, तो आपस में वो जुड़े हुए हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई उनके बीच में, उनके सेंटर में एक ऐसी चीज है जहां से वो सारा डेटा उठा रहे हैं, है ना, वो वाला कंप्यूटर भी वहीं से ले रहा है जानकारी, इधर वाला इस ब्रांच वाला भी कंप्यूटर वहीं से जानकारी ले रहा है, दूसरी ब्रांच वाला भी कंप्यूटर वहीं से जानकारी ले रहा है, तभी सबके पास एक जैसी मिल रही है ना। ये तो अपने मान के चले ना, अगर आपने देखो पैसे ट्रांसफर करवाए तो उसने लिख दिया उसके कंप्यूटर में कि इतने पैसे इसके खाते में से कट गए, तो अगर वो डेटा उसी कंप्यूटर में सेव होता तो फिर दूसरी जगह वाले को कैसे पता चलता कि इसके पैसे कट गए। आपने देखा कि बैलेंस, तो फिर ये बैंक वाला कोई और बैलेंस बताता आपका, किसी और बैंक ब्रांच से पूछते वो कोई और बैलेंस बताता आपका, है ना, ऐसा होता। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो किसी एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एक ही सेंटर सिस्टम से जुड़े हैं, सेंट्रलाइज पीसी से, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसी बड़ी संस्थाओं में जहां पे हजारों लाखों की तादाद में यूजर काम करते हैं, ठीक है, तो उन संस्थाओं में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और इन्हीं के आगे बाकी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, अलग अलग जो भी काम करते हैं वो इन्हीं से जुड़े होते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी, इनके पास जो रिसोर्सेज थे, इनके पास जो प्रोसेसिंग पावर थी, इनके पास जो स्टोरेज की कैपेसिटी थी, उन सबको अलग अलग में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग में। ठीक है, ये कहना चाहता था। ऐसे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो जिसपे कि एक ही समय के अंदर हजारों लाखों लोग काम कर सकते हैं, और ये एक केंद्रीय पीसी, सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में काम में आते हैं, और इन बाकी सारे पीसी जो होते हैं वो इनसे जुड़े होते हैं, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझ गए बात को? ये कंपनीज के अंदर, संस्थाओं के अंदर ऐसा होता है। अभी मैंने बात की ना, मूवीज की बात की, वीएफएक्स की बात की, है ना, तो ऐसी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं, जैसे उनकी है रेड चिली है, अपने शाहरुख खान की है ना, और भी कई सारी कंपनीज हैं, प्राइम फोकस के नाम से भी है। मूवीज जब चलती है ना, शुरू में कई बार उनके नाम आते हैं कंपनीज के, जिन्होंने ये काम किया है इस मूवीज के अंदर। उनके अंदर क्या होता है, हजारों पीसी पड़े हैं, ठीक है, हजारों कंप्यूटर पड़े हैं जो उनके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। मूवी कैसी बनती है, मूवी को हिंदी में क्या कहते हैं, फिल्म को? आपने नाम सुना है चलचित्र? चलचित्र सुना है ना, तो वही होता है इसका हिंदी में, यानी कि है तो वो चित्र, यानी कि फोटो है वो, लेकिन वो चलती है। चलचित्र यानी कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, मूवी होती है, ये क्या होती है, एक्चुअल में अलग अलग फोटोज ही हैं, ठीक है। वो हर सेकंड दर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 20-25, आप 24 भी ले लो, 30 भी ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, इतनी फोटोज वो एक सेकंड के अंदर खींच लेता है। तो मेरा हाथ यहाँ पे है तो ये अलग फोटो है, ये अलग 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 है, ऐसे मैं हिल रहा हूँ, तो अलग अलग फोटोज ले रहा है वो, जिसे हम बोल देते हैं फ्रेम। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोल देते हैं?
फ्रेम, एक वीडियो का एक सिंगल फ्रेम मतलब एक पिक्चर। तो जब कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, आपने देखा होगा वो हवा में छलांगे लगा रहा है, तो एक्चुअल में उनकी शूटिंग कैसे होती होगी? उनके पीछे वायर्स वुयर्स बंधी होती हैं, वो क्रेन से लटका होता है बंदा। अब शक्तिमान ऐसे उड़ के जा रहा है, हनुमान जी ऐसे उड़ के जा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हनुमान जी बने तो टीवी वाले शो कर रहे हैं ना, वो असल में हनुमान जी तो है ही नहीं वो, तो वो फिर कैसे उड़ रहा है? हाँ भी उन्होंने तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उनको क्रेन से लटकाया है उनको हवा के अंदर ऐसे, तो ऐसे कुछ मूव करते हैं। हॉलीवुड वाले तो उससे भी धमाकेदार एक्टिंग करते हैं। और अगर आपने रोहित शेट्टी की फिल्म देखे हो गोलमाल वगैरह, वो तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ ऐसे उड़ाता, कभी इधर से उड़ के आ रही है, किधर से उड़ के आ रही है, बम से उड़ाती हैं, वो गाड़ी तोड़ने का काम ही करता है वो। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? VFX से होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम से होती हैं। जो एक्चुअल में जो ऊपर से छलांग लगा रहा है उसको क्या है, रस्सियों से बंधा होता है, और वो बंदा क्रेन से रस्सियों से लटका होता है, और वो रस्सियों से धीरे धीरे उसको नीचे उतारते हैं। और बाद में जब कंप्यूटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर में वो हर एक फ्रेम सिंगल फ्रेम करके उसकी रस्सियों को काटते हैं कि ये रस्सी यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए, अगले फ्रेम के अंदर ये रस्सी इसको यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए यहाँ से। तो देखो कितना काम होता होगा। एक सेकंड के अंदर अगर मैं 24 फ्रेम भी लूं तो 1 मिनट के अंदर कितनी फ्रेम्स हो गए? मल्टीप्लाई बाई 60। 1 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई बाई 60, 2 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 2 घंटे की मूवीज भी होगी तो इतने फ्रेम्स पे पोस्ट प्रोसेसिंग वाले काम करते हैं, एक अलग अलग कंप्यूटर्स पे बैठ के। तो वहां पे हजारों बंदे बैठे हुए हैं, हजारों उनके सामने कंप्यूटर बैठे हुए हैं, उनके सामने वो सारी मूवीज के छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं जिन पे वो काम करते हैं कि यहाँ पे हमें ग्राफिक्स देना है, यहाँ पे हमें कुछ इसके थोड़ा सा ये चीज़ ये पार्ट काट देना है, पीछे यहाँ पे पीछे कुछ भी लगाना है। तो उनमें क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट्स लगती हैं। देखो कंप्यूटर वही रहते हैं, हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक सेंट्रलाइज पीसी में, किसमें? मेन फ्रेम पीसी के साथ। सारा डेटा मेन फ्रेम के पास है, तो वहां से पता चल जाता है जैसे शिफ्ट हुई 8 घंटे एक बंदे ने काम किया, 8 घंटे की रहती है, वो बंदे अपने पीसी से उठ जाते हैं, उसके बाद दूसरे बंदे उसकी जगह पे आके बैठ जाते हैं, कंप्यूटर वैसे ही ऑन रहता है और फिर वो काम करते हैं। उनकी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी हुई, वो उठ के गए और नए 8 घंटे वाले बंदे आ गए, कंप्यूटर वैसे ही ऑन है। तो वो सारा काम ऐसे जो है वो चरण दर चरण करते रहते हैं। तो ये किसकी सहायता से संभव हुआ है? मेन फ्रेम पीसी से संभव हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो इसमें एक एग्जांपल आता है यूनिवैक के नाम से। यूनिवैक एक कंप्यूटर था, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर था शुरुआत में, ठीक है। और अब ऐसा काम करवाने के लिए क्या केवल हार्डवेयर से बात बन जाएगी कि मेरे पास एक CPU है, मैं चाहता हूं कि मेरे 10 पीसी इसके साथ मैं जोड़ दूं, मैं जैसे मेरे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो मैंने 10 पीसी भी लगा दिए, क्या तब वो काम करने लग जाएंगे? तो इसके लिए ओनली हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर एंड पे भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर भी कुछ उसको ऐसा देना पड़ेगा कि इसको भी अलग से समझे और बाकी कंप्यूटर को भी अलग से समझे। जैसे हमारे ये 3 पीसी हैं, अब इधर कोई बैठता है तो उसको लगता है मेरा अलग से पीसी है, ये बैठता है तो कहता है मेरा अलग से पीसी है, वो कहता है मेरा अलग से पीसी है, लेकिन ये तीनों ही पीसी वो पहले वाले कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ये सेव करता है फाइल तो भी उसी के अंदर सेव हो रही है, ये सेव करता है तो भी उसी के अंदर सेव हो रही है, और ये सेव करता है तो भी उसी के अंदर सेव हो रही है, लेकिन तीनों को ऐसा लगता है हम अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें रहती है, तो ये सॉफ्टवेयर एंड पे भी किया जाता है। तो इनके सॉफ्टवेयर की जो शुरुआत बना था, सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था मेन फ्रेम पीसी के लिए, यूनिवैक के लिए, जिसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसने बनाया था? ये बना था बेल लैबोरेटरी के अंदर। ये कब बना था? बेल लैबोरेटरी के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पीसी के लिए, यूनिवैक के लिए डेवलप किया गया था बेल लैबोरेटरी के अंदर। ये खासकर कैसा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। अब ये बेल नाम सुना है क्या आपने किसी ने? हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन सही वो है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का नाम सुना है? हाँ जी। किससे रिलेटेड है? ग्रामोफोन का आविष्कार किया था उसने, ग्राहम बेल ने। उसकी बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी उस समय में, और उसने उसकी लेबोरेटरी में ऐसे ऐसे काम, ऐसे कंप्यूटर और ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि उसकी शुरुआत उसने एक टेलीफोन उसका आविष्कार किया था। टेलीफोन छोड़ो, उसने तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स बना दिए थे, उसकी लेबोरेटरीज के अंदर काम होता था। वही बेल लेबोरेटरी है ग्राहम बेल की, जिसके अंदर ऐसे बनते थे। तो ये था हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर बस मिनी होता है। इनका साइज देखो,
सुपर कंप्यूटर आ गया एक हॉल के अंदर, पूरा एडजस्ट किया होता है। आप मूवीज वगैरह के अंदर देखते होंगे, जब कोई सीन मान लो कि एक होता है कंट्रोल रूम और एक होता है एक्चुअल में बाहर जो लड़ते हैं, जैसे कोई स्पेस कोई युद्ध हुआ है ना, तो कोई फाइटर प्लेन कहाँ लड़ रहा है, तो एक देखो आपने कई सारे लोग ऐसे स्क्रीन के सामने खड़े हैं अलग अलग, और नीचे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे को ये पिक्चर दिखाओ, मेरे को यहाँ की फोटो दिखाओ, मेरे को वहाँ की दिखाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो वो सारा जो सिस्टम होता है एक्चुअल में वो सुपर कंप्यूटर ही होता है। मेन एक हॉल के अंदर पूरा एडजस्ट होता है साइज इसका, मेन फ्रेम उसके थोड़ी स्पेस के अंदर। ये आपने पिक्चर्स में देखा होगा मूवीज के अंदर, ऐसे ना अलमारी टाइप कई सारे पड़े होते हैं जिनमें कई सारे ऐसे लाइटें जल रही होती हैं, कई सारी लाइटें ऐसे, आपको लगता है अलमारी से पड़ी हैं कई सारी, और उनके अंदर अलग अलग लाइटें जल रही होती हैं बहुत सारी एक साथ व्यवस्था, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर का आकार आ जाता है एक अलमारी जितना, एक पेटी जितना, जैसे अलमारी है उतना आ जाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं हॉल की, बड़े बड़े कमरों की, लेकिन मिनी कंप्यूटर उससे छोटे। एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की मशीन है ना, चाहे वो प्रिंटिंग के लिए कोई बड़ी या फोटोकॉपी की मशीन है, फोटोकॉपी करने के लिए है ना, तो ऐसे स्पेशल पर्पज़ की जो मशीनें आती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, हमने यहाँ बीच में पढ़े थे ना जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, तो जो स्पेशल पर्पज वाले पीसी थे वो मिनी कंप्यूटर थे। वो कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। लेकिन जो जनरल पर्पज या सामान्य उद्देश्य वाले वो हमारे आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, बस ये इनके बारे में पढ़ना था। अब इसके बारे में एक आधी लाइन होगी तो कोई वो आपको बुक के अंदर मैं छोड़ता हूँ, आप ढूंढ के लाना कि ऐसी कौन सी चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो बुक के अंदर है इनकी, वो मैंने आपके लिए छोड़ी है ताकि आप बुक घर पे पढ़ो। ठीक है, कंसेप्ट्स मैंने बता दिया कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। इससे आपको क्या होता है एक्चुअल में, क्लास का मतलब क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट बनाना उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, वास्तव में जो आपको ये याद रहेगा, आधी चीज़ें याद रहेंगी अब ये जो मैंने आज लगभग बताई हैं। ठीक है, इन आधी चीज़ों को आप पूरा कैसे कर पाओगे? अगर घर से आप बुक को पढ़ोगे, बुक को जब पढ़ लोगे, उसको रिवाइज कर लोगे, वो चीज़ें आपके फिर बैठ जाएंगे कि हाँ ये कुछ था ऐसा। वो ज़रूरी होता है। क्लास का हमेशा मतलब यही रहता है, इंटरेस्ट बनाना होता है। जैसे सुभाष चरण जी कहते हैं, किसी ने सुना होगा ना, वो ये कहते हैं कि क्लास का मतलब क्या है कि आपका उस सब्जेक्ट के में इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि आप बाद में पढ़ना कहाँ से होता है, आपको बुक में से पढ़ना होता है। कि चीज़ें तो जो चीज़ें आपको बुक दे सकती हैं उतनी चीज़ें शायद हम नहीं बता सकते। हम बताते वक्त हो सकता है कोई 2-4 लाइनें स्किप हो गई हूँ, कोई मेन फैक्ट स्किप हो गया हो, लेकिन वो फैक्ट सारे किस में होते हैं? बुक्स के अंदर होते हैं। तो घर पे रिवाइज अवश्य करना है उसको। ठीक है, कल हम हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं उनका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर और इनपुट आउटपुट जितना भी कल का कवर हुआ। ठीक है, तो इतना ही है।